महाकवि दिनकर द्वारा रचित संस्कृति क्या है निबंध के भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि संस्कृति किस तरह सभ्यता से जुड़ करके भी उससे मुक्त है और किस तरह जो व्यक्ति बाहरी रूप से सभ्य दिखता है वह संस्कृत नहीं हो सकता, सुसंस्कृत नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति सभ्य नहीं है वे सुसंस्कृत भी हो सकते हैं। तो हमने 2 पैराग्राफ पढ़े थे। आज हम तीसरे पैराग्राफ से इस निबंध को पुनः शुरू करेंगे। मगर यह कठिनाई कहीं कहीं ही आती है। साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता रहता है। उदाहरण के लिए हम जब कोई घर बनाने लगते हैं, तब स्थूल रूप में, जब नहीं होगा यहाँ तब होगा, तब स्थूल रूप में यह सभ्यता का कार्य होता है। मगर घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक रुचि करती है और संस्कृति की प्रेरणा से हम जैसा घर बनाते हैं वह फिर हमारी सभ्यता का अंग बन जाता है। इस प्रकार सभ्यता के संस्कृति पर और संस्कृति के सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का क्रम निरंतर चलता ही रहता है। आप जानिए, ये निबंध है। निबंध वैसे भी मैंने बताया कठिन होता है, इसलिए आप एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए। दिनकर जी बताते हैं कि यह कठिनाई कहीं कहीं पर ही आती है जहाँ सभ्यता और संस्कृति को अलग करना मुश्किल हो जाता है। साधारण नियम में दिनकर जी कह रहे हैं संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकांशतः एक साथ होती है, दोनों एक साथ डेवलप करते हैं और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है, एक दूसरे पर इफ़ेक्ट डालते हैं। इसके लिए उदाहरण वे देते हैं कि जब हम घर बनाने चलते हैं तो घर बनाना स्थूल रूप में, जिसको हम कहते हैं मैक्रो फॉर्म में, जो हमें दिखाई दे रहा है, स्थूल रूप यानी जो हमें ऊपरी आवरण, बाहरी दृष्टि से जो हमें दिखाई दे रहा है, यह सभ्यता का काम है। हम पिछले वीडियो में बताया मैंने कैसे सभ्यता का क्या काम है, सभ्यता किस में आती है। घर बनाना, भवन निर्माण करना, यह सब सभ्यता है। कपड़ा लत्ता पहनना, पोशाक पहनना, सब सभ्यता है। लेकिन घर का कौन सा नक्शा हम पसंद करते हैं, किस डिज़ाइन का हम घर बनाएंगे, इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक रुचि करती है। हमारी सांस्कृतिक रुचि यानी हमारा जो कल्चरल इंटरेस्ट है वह बताता है कि हम भवन किस तरह बनाएं, घर किस तरह बनाएं। क्योंकि घर की विभिन्न शैलियाँ, कई तरह के स्टाइल के घर बन सकते हैं। कोई बिल्डिंग बना सकता है पूरी, कोई जो है बंगलो बनाएगा, कोई कॉटेज हिसाब का बनाएगा, कोई फार्म हाउस बनाएगा, कोई पुरानी जो हवेलियाँ होती हैं उस हिसाब से घर बनाएगा। तो तरह तरह के हिसाब हैं, विदेशी घर मॉडल के घर बनाए जा सकते। लेकिन इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक अभिरुचि करती है, जो हमारा कल्चरल इंटरेस्ट होता है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है,
उसको हम देखते हुए यह कार्य करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमको घर कैसे बनाना है। और संस्कृति की प्रेरणा से ही हम जैसा घर बनाते हैं वह फिर हमारी सभ्यता का अंग बन जाता है। इस प्रकार सभ्यता के संस्कृति पर और संस्कृति का सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का क्रम निरंतर ही चलता रहता है। इस बात को मैं और अच्छी तरह अगर समझाऊं तो जैसे पुराने हिसाब में, पुराने प्राचीन भारत में राजा महाराजाओं को छोड़ करके जितने भी घर बनते थे वह प्रायः मिट्टी के बनते थे। और फिर धीरे धीरे विकास हुआ, अंग्रेज हमारे देश में आए, तब हमने शुरू किया किसका घर, ईंट का घर हम बनाने लगे। ईंट के घर से फिर छत हम ईंट की ही डालते थे। फिर धीरे धीरे विकास हुआ, अब हम उसमें कंक्रीट की छत बनाने लगे। फिर देखिए आज जो है पिलर सिस्टम से लोग घर बनाते हैं, बिल्डिंग नुमा। आप देखिए फ्लोर हिसाब का घर जो है लोग ज़्यादा बनाना पसंद कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो पुराने घर थे, प्राचीन जो पुराना हिसाब जो था घर बनाने का, वह धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। फ्लैट कल्चर जो है, फ्लैट संस्कृति जो है, यह हमारी सभ्यता का अंग बनती चली जा रही है। आज हम फ्लैट संस्कृति को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। पुराने हिसाब के घर जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो इस तरह जो है हमारी संस्कृति पर सभ्यता का प्रभाव पड़ गया, जो ब्रिटिश सभ्यता थी, जो विदेशी सभ्यता थी। और हमारी संस्कृति यानी जो विदेश की संस्कृति थी उसका हमारी सभ्यता पर, भारतवर्ष की सभ्यता पर प्रभाव पड़ा। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब आगे दिनकर जी नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं, यहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि संस्कृति और प्रकृति में भी भेद है। संस्कृति और प्रकृति में भी भेद है। प्रकृति यानी हमारी जो नेचर है, हमारी जो आदत है, हमारे स्वभाव का जो हिस्सा है। यहाँ प्रकृति से अर्थ हम नेचुरल इन्वायरमेंट से नहीं लेंगे, प्राकृतिक जो वातावरण होता है उससे नहीं लेंगे। यहाँ नेचर का अर्थ हमारी आदत से है, हमारे स्वभाव के हिस्से से है। तो संस्कृति और प्रकृति में भी भेद है। गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है, मनुष्य की आदत है, मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है, अंग है गुस्सा करना। लोभ में पड़ना उसका स्वभाव है। स्वभाव यानी बिहेवियर है हमारा कि हम लालच में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े लोग पड़ते हैं। ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष और काम वासना, ये सब के सब प्रकृति दत्त गुण हैं। मगर प्रकृति के ये गुण अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाए। मैंने आपको बताया था क्या निराश हुआ जाए, जब हम निबंध पढ़ रहे थे तो उसमें भी इसी तरह का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसी तरह की बात जो है करते हैं कि ये हमें जो है नेचर के द्वारा प्राप्त हुआ, बाय नेचर। हमारा गुस्सा करना हमारे स्वभाव का अंग है, हिस्सा है, आदत है हमारी। लोभ में पड़ना, लालच होना सबके स्वभाव का अंग है। ईर्ष्या यानी जलन, जेलस जो है, मोह यानी किसी के साथ जो है इमोशनल हो जाना, राग यानी किसी के साथ जो है लगाव होना, द्वेष यानी वही ईर्ष्या द्वेष मिलते जुलते हैं। काम वासना यानी जो हमारी जो फिजिकल जो है जो डिज़ायर होती है, जो हमारी आप जानते हैं जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर होती है। तो ये सब हमारे जो है प्रकृति दत्त गुण हैं।
इसको किसी से अर्जित नहीं करना पड़ता है, ये बाय नेचर ये प्राप्त हो जाते हैं सभी को। और लेकिन कह रहे हैं कि ये तो प्रकृति के प्रदत्त गुण तो हैं, प्रकृति ने इन्हें हमको दिया है, लेकिन अगर इनको बेरोक छोड़ दिया जाए, इन पर लगाम न लगाई जाए, तो फिर भैया आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा, आदमी और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए कह रहे हैं दिनकर जी, इसलिए मनुष्य प्रकृति के इन आवेगों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि वह गुस्से के वश में नहीं बल्कि गुस्सा ही उसके वश में रहे। वह लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और काम वासना का गुलाम नहीं बल्कि ये दुर्गुण ही उसके गुलाम रहे। यानी मनुष्य उसका इन सब का गुलाम नहीं बनना चाहता जो बाय नेचर उसको प्राप्त हुई है, बल्कि वह उनको अपना गुलाम बना के रखना चाहता है। उनको जब इच्छा होगी, जैसी परिस्थिति देखेगा उसके अनुसार उनको जो है यूज़ करेगा, उनको जो है संचालित करेगा, उनको मोटिवेट करेगा किस ढंग से उनको काम करना है। इन भावनाओं को जो हमें इन आदतों को जो हमें प्रकृति द्वारा बाय नेचर जो है प्राप्त हुई है। और कह रहे हैं आगे कि और उन दुर्गुणों पर आदमी जितना विजयी होता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। इस लोभ से, इस ईर्ष्या से, मोह से, द्वेष से, काम वासना से जो इंसान, जो सभ्यता जितना विजयी होती है, जितना इनको जीत लेती है, उसकी संस्कृति भी उतनी ऊंची समझी जाती है, उतनी महान समझी जाती है। आप जाने यही कारण है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय मनीषा है, उसकी कद्र पूरी दुनिया करती है, क्योंकि यहाँ पर वेशभूषा पर, बाहरी दिखावेपन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। यहाँ आंतरिक आध्यात्म की बात की जाती है, स्पिरिचुअल जो फीलिंग्स होती हैं उसकी बात की जाती है। इसीलिए जो नीतिकार हैं वे नीतिकार इसी बात को कहते हैं कि एक संस्कृत में कवि हुए भर्तृहरि, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्ता डायनेस्टी का राजा था, सबसे ग्रेटेस्ट किंग हुआ और उसने ही जो है गुप्त सम्मत चलाया। कालिदास जैसे नवरत्न उसके दरबार में सबसे पहले हुए, उसकी देखा देखी फिर अकबर ने की। तो उसके बड़े भाई भर्तृहरि थे, उनको राजा बनाया, लेकिन उनका मोह जो है राजकाज से हट गया, तो वे सन्यासी बन गए और उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो नीति शतक जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे नीति के जो है 100 जो है श्लोक लिखे हैं। तो उसी में से श्लोक मैं बता रहा हूँ आपको। कहा गया है, आहार निद्रा भयम मैथुनानि सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम ज्ञानम हितेषामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। के आहार भोजन करना, निद्रा यानी नींद लेना, सोना, भय यानी डरना, मैथुनानी मैथुन करना, जिसकी हमने अभी पहले बात की, काम वासना। तो ये तो सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम, सामान्य रूप से पशु और इंसान दोनों में है, मनुष्य और जानवर दोनों में ये गुण पाए जाते हैं। इस दृष्टि से मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या है जिसके कारण मनुष्य और पशु एक दूसरे से अलग होते हैं? तो वो क्या है? ज्ञानम हितेषाम अधिको विशेषो, ज्ञान ही है, जो बुद्धि है या मनुष्य के पास है। यह इसी बुद्धि के कारण मनुष्य और इंसान में फर्क है। मनुष्य और पशु में अंतर है। ज्ञानम हितेषाम अधिको विशेषो, विशेष ज्ञान के कारण, अपनी विशेष बुद्धि के कारण पशु और इंसान में अंतर है। अगर ज्ञान नहीं है, वह बुद्धि नहीं है,
ऊंच नीच की समझ नहीं है। किन गुणों को अपनाना चाहिए, किन गुणों को छोड़ना चाहिए, किसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी भावनाएं रखनी चाहिए, अगर यह बातें नहीं हैं, यह उस व्यक्ति को नहीं मालूम है, तब व्यक्ति और इंसान में कोई अंतर नहीं है। तब वह तो ज्ञान के बिना पशु भी समाना, पशु के समान है। वही बात दिनकर जी कह रहे हैं जो उतने हजारों साल पहले भर्तृहरि ने कहा, उसी को आज इस संस्कृति क्या है के द्वारा कहते हैं। तो ये भी हमारे संस्कृति का हिस्सा है कि हम जितना कोई भी संस्कृति, संस्कृतवान मनुष्य जितना अपने दुर्गुणों पर विजय पाएगा, उन पर कंट्रोल करेगा, उसकी संस्कृति उतनी ही ऊंची, उतनी ही महान होगी। मैंने बताया यही कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति वेस्टर्न कल्चर से, पश्चिमी संस्कृति से काफ़ी ऊंची मानी जाती है। ठीक है, अब आगे कहते हैं दिनकर जी, निष्कर्ष यह है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। महीन यानी बारीक होती है। सभ्यता तो स्थूल रूप है, बाहरी आवरण है, हमें दिखाई पड़ता है, कपड़ा, घर बनाना, ये सब हमें दिखाई दे, घर, कपड़ा, मकान, गाड़ी सब दिखाई देता है। लेकिन संस्कृति जो है महीन चीज होती है, इसको बारीकी से हम अध्ययन करते हैं, बारीकी से यह जो है दिखाई पड़ती है। यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध, और सभ्यता की अपेक्षा यह टिकाऊ भी अधिक है, क्योंकि सभ्यता की सामग्रियां टूट फूट कर विनष्ट हो सकती हैं, लेकिन संस्कृति का विनाश उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। दिनकर जी कह रहे हैं कि यह सभ्यता के भीतर संस्कृति उसी तरह समाई रहती है जैसे दूध में मक्खन होता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन हम उसको बिलोते हैं, दूध मथा जाता है तब जा कर के मक्खन निकलता है। फूल में सुगंध होती है तो उसको हम देख नहीं पाते सुगंध कहाँ है, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। उसी तरह सभ्यता की अपेक्षा सभ्यता में संस्कृति जो है छिपी होती है, और संस्कृति की सभ्यता की अपेक्षा यह टिकाऊ होती है, काफ़ी समय तक जो है संस्कृति बनी रहती है, क्योंकि सभ्यता की जो सामग्रियां हैं, जो सभ्यता के उपकरण हैं, वह टूट फूट करके नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुरानी जो सभ्यताएं थी वे सब समाप्त हो गई। प्राचीन वैदिक सभ्यता जो थी, हिंदुओं की जो सभ्यता थी वो समाप्त हो गई, लेकिन उनकी जो संस्कृति है, प्राचीन भारतीय संस्कृति जिसे हम कहते हैं, वह आज भी मौजूद है, उसे कोई नष्ट नहीं कर पाया है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण देते हुए कहा, क्योंकि जो सभ्यता की सामग्रियां थी, सभ्यता के उपकरण तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, पुस्तकालय जला दिए गए, नालंदा तक्षशिला जैसे विद्यालयों को तोड़ फोड़ दिया गया, लूटा गया। विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला जैसे पूरे विश्वविद्यालयों की पुस्तकें जला दी गई, सब कुछ कर दिया गया। लेकिन ये तो सभ्यता के उपकरण थे, इसको नष्ट कर तो दिया गया, लेकिन जो संस्कृति थी उसका विनाश किसी ने नहीं कर पाया। वह संस्कृति उतनी आसानी से नष्ट उसको नहीं कर सकते, वह आज भी मौजूद है, बस उसका रूप बदल गया है। हम अब प्राचीन सभ्यता के उपकरणों की ओर रिसर्च करके जाएंगे और फिर हम उसको रिवाइव करेंगे, जीवित करेंगे, लेकिन वह संस्कृति क्षीण रूप में, बारीक रूप में जो है मौजूद आज भी है और हमेशा रहेगी। थोड़े बहुत सांस्कृतिक परिवर्तन, आदान प्रदान होते रहते हैं, जो कि हमारे यहाँ
मुग़लों के आने के बाद, मुसलमानों के आने के बाद उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल जो है हुआ है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।